नाज़रीन आदाब, न्यूज़ 18 उर्दू में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं विसाल आजम और आप देख रहे हैं खबर खास। फिर अदालत का एक फैसला आया है। फिर अदालत ने पुलिस और हुकूमत के इक़दाम पर सवालिया निशान लगाते हुए सरजनिश की है। और फिर बिहार में मौजूद तबलीगी जमात के गैर मुल्की अरकान को बाइज्जत बरी करते हुए इनके खिलाफ लगे तमाम FIR को खारिज कर दिया है। इतना ही नहीं, अदालत ने हुकूमत को हिदायत दी है कि तमाम गैर मुल्की तबलीगी अरकान को इनके मुल्क वापस भेजा जाए। नाज़रीन, यूं तो साल 2020 कई मामलों के लिए सुर्खियों में रहा, लेकिन इनमें सबसे बड़ा और अहम मामला कोरोना वबा का रहा। चूंकि ये एक वबा है, लिहाजा इसके तेजी से फैलने का खतरा भी रहा। और जिस तरह मुल्क में कुछ खास सियासी जमातों के लोगों ने एक खास तबके पर लगातार निशाना साधा और इन्हें इस वबा के फैलने का जिम्मेदार गर्दाना और इसकी लगातार तशहीर भी होती रही, इसने तबलीगी जमात के सहारे मुल्क की बड़ी अक़लियती आबादी की शबीह को जबरदस्त नुकसान पहुंचाया। कई रियासतों में, कई शहरों में तबलीगी जमात के अरकान को गिरफ्तार किया गया, इन्हें जेलों में रखा गया और इनमें मुल्की और गैर मुल्की मेहमान भी शामिल थे। लेकिन एक के बाद एक तमाम ऐसी रियासतों के हाई कोर्ट्स ने तबलीगी जमात के अरकान को यह कहते हुए बरी किया कि जो इल्जामात इन पर लगाए गए हैं वो बेबुनियाद हैं। और यहां तक कि बॉम्बे हाई कोर्ट ने अपने रिमार्क्स में यह भी कहा कि एक खास तबके की शबीह को आलूदा करके एजेंडे के साथ मुसलमान खुसूसन तबलीगी जमात के लोगों के खिलाफ केसेस दर्ज किए गए और इन्हें हिरासा किया गया। पटना हाईकोर्ट के जज जस्टिस राजीव रंजन प्रसाद ने 22 दिसंबर को 68 पन्नों पर मुश्तमिल अदालत के फैसले की तफसील और हुक्मनामे में यह लिखा कि बिहार के अररिया जिले से गिरफ्तार तमाम 18 बांग्लादेशी और मलेशियाई तबलीगी अरकान के खिलाफ दर्ज मुकदमे को खारिज किया जाता है। जाहिर है, इंसाफ पर मबनी इस फैसले का तबलीगी जमात के अराकीन ने खैरमकदम किया है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या मुख्तलिफ रियासतों की पुलिस ने गिरफ्तारी और मुकदमेबाजी में जल्दबाजी की? क्या पुलिस ने इम्तियाजी सलूक बरता? और क्या यह सब कुछ एक खास सियासी मकसद के हुसूल के लिए किया गया? ऐसे कई सवालों के जवाब के लिए हमारे साथ कुछ खास मेहमान होंगे अगले आधे घंटे तक, और हम इनसे इन उमूर पर सवाल जवाब करेंगे कि सबसे पहले कि ये जो फैसला आया है ये कितना अहम है और इससे क्या नज़ीर पेश होती है, और क्या अब ये तवक्को की जा सकती है कि इस तरह से जो मलाइन एक्ट था, जैसा कि कोर्ट का रिमार्क्स है, वो शायद आने वाले दिनों में हमें कम देखने को मिले। हमारे साथ इस खास मौजू पर गुफ्तगू के लिए कई खास मेहमान हैं। हमारे साथ होंगे असफर शमसी, जो तर्जुमान हैं BJP के। हमारे साथ होंगे अनवर हुसैन, तर्जुमान हैं RJD के। और हमारे साथ होंगे अहमद जावेद, जो सीनियर जर्नलिस्ट है, और उबैदुल्ला कासमी, जो खतीब हैं इकरा मस्जिद रांची के। हम इन तमाम लोगों से बारी बारी से बातचीत करेंगे और ये जानेंगे कि दरअसल इस मामले पर अब इनका क्या कहना है। तो हम आपको ये बताएं कि चूंकि ये मामला पटना हाई कोर्ट का है, पटना हाई कोर्ट ने ये फैसला सुनाया है कि 18 जो गैर मुल्की तबलीगी अराकीन हैं जो अररिया जिले से गिरफ्तार किए गए थे, उसके बाद इन पर मुकदमात थे कि वीज़ा कवानीन की इन्होंने खिलाफ वर्जी की है। कई ऐसे भी मामले थे जिनमें यह कहा गया था कि इन्होंने कोरोना के गाइडलाइंस को फॉलो नहीं किया और इसके नतीजे में वबा के फैलने का ये एक जरिया बने, ऐसी भी बातें सामने आई थी। लेकिन अब जिस तरह से कोर्ट ने तमाम मामलों को खारिज करते हुए हुकूमत को यह हिदायत दी है कि जल्द से जल्द बाइज्जत इन्हें अपने मुल्क रवाना किया जाए, ये हमारे देश में आए थे, ये हमारे मेहमान हैं। इस बात पर फिलहाल हम बात करेंगे। हमारे साथ सीनियर सहाफी अहमद जावेद साहब जुड़ चुके हैं पटना से। अहमद जावेद साहब, पटना हाईकोर्ट का ये फैसला कितना अहम है और इससे क्या नज़ीर पेश होती है? हालांकि इससे पहले भी कई रियासतों के हाई कोर्ट्स ने, अदालतों ने इस ताल्लुक से फैसले सुनाए हैं। अहमद साहब। जी, ये कई बातें बताता है ये फैसला। एक तो सबसे पहली बात ये बताता है कि हमारी पुलिस कितनी गैर जिम्मेदारी से और किस तरह काम करती है।
दूसरी चीज ये फैसला बताता है कि इस मुल्क में एक खास तबके को, एक खास मजहब के लोगों को हरासा करने में हमारी पुलिस और हमारा जो सिस्टम है, निजाम, वो कितना चाबुकदस्ती दिखाता है और कितनी आसानी से उसे टारगेट कर लेता है, विक्टिमाइज कर लेता है। इन तमाम बातों से जो ज्यादा बुरी चीज है और ज्यादा अहम चीज है जिस पर हर हिंदुस्तानी को संजीदगी से सोचना चाहिए जी, वो फाशिज्म का मसला है। ये जो कुछ भी हुआ, ये पूरा वाकया तबलीगी जमात के लोगों को या किसी एक मजहब के लोगों को टारगेट करने का पूरा मामला ये बताता है कि फाशिज्म बहुत मजबूती से और बहुत तेजी से इस मुल्क में फैल रहा है। दरअसल याद रखना चाहिए कि फाशिज्म एक ऐसी बीमारी है जो वबा से भी ज्यादा तेजी से फैलती है। वबाई माहौल में हम जिंदगी गुजार रहे हैं, हम समझ सकते हैं कि वबा क्या होती है। फाशिज्म भी एक वबा है जो बड़ी तेजी से फैलती है और किसी भी मुल्क और कौम को उस वक्त तक वो नहीं छोड़ती जब तक उसे तबाह नहीं कर देती, खोखला नहीं कर देती, बेदम और कमजोर नहीं कर देती है। जब हम खोखले हो जाएंगे, बेदम हो जाएंगे तो खुद ही होश में आएंगे लोग। लेकिन ये नहीं समझना चाहिए कि ये एक किसी तबके को या किसी मजहब को या हमारे पड़ोस तक आई है ये वबा। ये वबा बारी बारी से, वो जो कहते हैं कि अभी तो वो बारी बारी से ये मुल्क के हर शहरी तक ये बीमारी पहुंचेगी और उन्हें कमजोर और हरासा और मजलूम बनाएगी। तब जाकर के हम होश में आएंगे, तो फिर हमारे पास होश में आने का कोई फायदा नहीं होगा जी। तो जावेद साहब, मैं आपको थोड़ा रोकना चाहूंगा। इस वक्त हमारे साथ उबैदुल्लाह कासमी साहब जुड़ चुके हैं, खतीब हैं, इस्लामिक स्कॉलर हैं। उबैदुल्लाह कासमी साहब, एक के बाद एक कई रियासतों के हाई कोर्ट्स ने तबलीगी अरकान के खिलाफ जो मुकदमे थे उन्हें खारिज किया है। ताज़ा मामला पटना का है। पटना हाई कोर्ट ने 18 गैर मुल्की जमात के अराकीन को, जिनमें बांग्लादेशी और मलेशियाई शामिल हैं, उन्हें न सिर्फ उनके खिलाफ मुकदमात को खारिज किया बल्कि हुकूमत को ये सख्त हिदायत दी कि इन्हें सेफ और बहुत इज्जत के साथ इन्हें अपने मुल्कों को वापस भेजा जाए। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि ऐसे कई फैसले अब सामने आ चुके हैं, आप क्या कहते हैं इस पर? आपका रद्द अमल क्या है? और क्या ये समझा जाए, जैसा अहमद जावेद साहब कह रहे हैं, कि ये एक पैटर्न जैसा बन गया है, इस पर अभी लगाम फिलहाल नहीं लगने वाला और किसी न किसी जरिए से ऐसी बातें सामने आती रहेंगी? उबैदुल्लाह साहब जी, देखिए, कोरोना वायरस की वबा जब हमारे मुल्क में आई तो वबा और कोई भी बीमारी, चाहे वो छोटी हो या बड़ी हो, बीमारी होती है और वो किसी इंसान को भी वो बीमारी लग सकती है और उससे एहतियात हर एक की जिम्मेदारी है। सबको चाहिए कि ऐसी खतरनाक बीमारी से परहेज करें। लेकिन जिस तरीके से हमारे मुल्क में फिरका परस्तों की एक सोची साजिश के तहत कोरोना को मुसलमानों से और खासकर तबलीगी जमात से जोड़ दिया गया और निजामुद्दीन मरकज को कोरोना का सेंटर बना दिया गया। अब चूंकि तबलीगी जमात खालिस एक इस्लाही जमात है और इसका कोई दूसरा काम नहीं है कि ये मुसलमानों को कहे कि भाई अगर मुसलमान हो तो तुम नमाज पढ़ो, रोजा रखो, सच बोलो, इस्लाम पर सही तरीके से अमल करो, पड़ोसियों का ख्याल रखो और जिस मुल्क में रहते हो भाईचारगी और मोहब्बत के साथ रहो। यही काम जमात का है, तबलीगी जमात का। पूरी दुनिया के लोग एक जगह से दूसरी जगह आते जाते हैं, लेकिन अपनी तमाम तर कमजोरियों को छुपाने के लिए एक साजिश के तहत कोरोना को तबलीगी जमात से जोड़ दिया गया और जितनी गैर मुल्की जमातें हिंदुस्तान में थीं और मुख्तलिफ रियासतों में फैली हुई थी, उन पर पुलिस ने बहुत जल्दबाजी में या फिरका परस्ती की वबा कहिए, और ये याद रहना चाहिए कि फिरका परस्ती या आपसी नफरत का जहर जो है वो कोरोना से ज्यादा खतरनाक है और वो ज्यादा फैलता है। और तो तबलीगी जमात को निशाना बनाया गया, लेकिन बहरहाल इसके लिए कोशिशें की गई और धीरे धीरे रियासत की तमाम अदालतों ने
गैर मुल्की जमातों को रिलीज कर दिया, बेल दे दिया, उनको अपने मुल्क जाने की इजाजत दे दी। खुद झारखंड सरकार में भी और झारखंड हाईकोर्ट ने भी तबलीगी जमात जो यहाँ बंद थे कई, उनको भी रिहा कर दिया। अभी पटना हाईकोर्ट का, इससे पहले मद्रास हाईकोर्ट का, महाराष्ट्र हाईकोर्ट का, यानी किसी स्टेट के हाईकोर्ट ने उनको मुजरिम नहीं माना और कोरोना के फैलने का सबब इनको नहीं करार दिया। जिससे पता चलता है कि पुलिस ने बहुत जल्दबाजी में या दबाव में, सियासी दबाव या पुलिस ने बहुत जल्दबाजी में या सियासी दबाव में कदम इकदाम किया था। मैं साहब थोड़ा रोकना चाहूंगा आपको। असफर शमसी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बीजेपी के तर्जुमान हैं। असफर शमसी साहब, पटना हाईकोर्ट का जो हालिया फैसला है जिसमें गैर मुल्की 18 जमात के यानी तबलीगी जमात के अराकीन के खिलाफ तमाम मुकदमात को पटना हाईकोर्ट ने खारिज किया, हुकूमत की सरजनिश की और ये बताया कि इनके खिलाफ जो भी एलिगेशंस है वो बेसलेस पाए गए हैं और ये इससे जो जमात के अराकीन है वो राहत तो महसूस कर ही रहे हैं। मैं ये जानना चाहता हूं कि आपका इस पर क्या रद्द अमल है? देखिए, माननीय न्यायालय का जो आदेश है वो तो सर्वोपरि है। हम लोग तो सीडो सेक्युलरिज्म वाले पार्टी है नहीं, कांग्रेस पार्टी या कांग्रेसी कल्चर के पार्टी है नहीं। तो कट गया जी? नहीं, आप बोलिए, हम सुन रहे हैं आपको जी। हाँ, तो अब इन लोगों को अगर कोर्ट का फैसला इनके खिलाफ आएगा तो कहेंगे कि कोर्ट मिली हुई है। ईवीएम अगर इनको खिलाफ आएगा, जनता का जनादेश इनके खिलाफ आएगा, ये बोलेंगे सिर्फ अभी कोरोना और तबलीगी जमात और मुसलमान जी। मैं इसलिए बोल रहा हूँ, एक मिनट तसल्ली से बोलने दी। हाँ, मेरे कहने का लब्बो लबाब ये है कि इन लोगों का माइंडसेट है और उस माइंडसेट को आप नहीं निकाल सकते हैं जिसको घेटो मेंटालिटी। तो ये किसका माइंडसेट था जिसने जल्दबाजी में इकदाम किया और गिरफ्तारियां की और हाईकोर्ट ने उसे खारिज कर दिया? ये किसका माइंडसेट था? देख, मैं तो पहले ही कह रहा हूं कि हाईकोर्ट ने या सुप्रीम कोर्ट ने या माननीय न्यायालय का जो आदेश है वो सर्वोपरि रहता है। लेकिन जिस तरह से कोरोना वायरस पूरी दुनिया में और देश में फैला था जी बोलिए। मुल्क के मकबूल वजीर आजम से लॉकडाउन करके और उस पर काबू पाया और बहुत रिकवरी रेट भी बेटर हुई दूसरे मुल्कों के बराबरी। अब कुछ तंजीमों को कुछ लोगों ने बदनाम कर दिया है, इसमें दो राय नहीं है। किन लोगों ने बदनाम किया? उन्हीं के लोगों ने बदनाम किया जो इसकी राजनीति कर रहे हैं, जो इसकी सियासत कर रहे हैं, जो मुसलमानों के वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं, जो मुसलमानों का इस्तेहसाल और इस्तेमाल, उनका शोषण और एक्सप्लॉइटेशन वोट बैंक के रूप में कर रहे हैं। जी बोलिए। आपकी आवाज थोड़ी रुक रुक कर आ रही है। मैं कोशिश करूंगा दोबारा आपके पास आऊं ताकि आपकी बात मुकम्मल सुन सकूं। हमारे साथ अनवर हुसैन साहब भी जुड़ चुके हैं, तर्जुमान आरजेडी के। अनवर साहब, आपसे भी ये जानना चाहूंगा, जैसी बातें अभी सामने आ रही हैं कि सियासी दबाव में पुलिस ने जल्दबाजी में कुछ इकदाम किए, नतीजा ये है कि लगभग तमाम मामले, तमाम मुकदमा तबलीगी जमात के खिलाफ वो एक एक कर हर हाई कोर्ट में खारिज होते चले जा रहे हैं। अनवर हुसैन साहब, आपका क्या इस पर रद्द अमल है? देखिए, कोरोना का वायरस इस मुल्क के लिए उतना खतरनाक नहीं है जो वायरस हमारे असफर शमसी साहब की पार्टी इस देश में और इस मुल्क में फैला रही है मुसलसल। कोरोना को इस्तेमाल किया गया हिंदू और मुसलमानों में खलीज बढ़ाने के लिए। कोरोना को इस्तेमाल किया गया मुसलमानों के खिलाफ हिंदू समाज में नफरत पैदा करने के लिए। कोरोना का इस्तेमाल किया गया उस नफरत को आगे बढ़ा के इलेक्शन जीतने के लिए। एक फाशिस्ट जमायत है और अफसोस की बात है कि फाशिस्ट जमायतों की हुकूमत हिंदुस्तान के मुख्तलिफ सूबों में है और आज हमारा हाई कोर्ट और हमारा सुप्रीम कोर्ट दोनों कुछ असर्ट कर रहा है और इन पर जबरदस्त तमाचा लगा रहा है। अगर इनके अंदर सियासी गैरत होगी, पॉलिटिकल मोरालिटी होगी तो अब तक अमित शाह को रिजाइन कर देना चाहिए था। किसी भी जिम्मेदार मुल्क में जहां डेमोक्रेसी है, जहां सेकुलरिज्म है, जहां लॉ एंड ऑर्डर है, जहां कॉन्स्टिट्यूशन का बोलबाला है, वहां का होम मिनिस्टर इस किस्म के घिनौने फैसले के बाद जिसको रियासत के तमाम हाई कोर्टें रिजेक्ट कर रही हैं, उसके बाद उसको गद्दी पर बैठने का कोई अखलाकी हक या सियासी हक नहीं पहुंचता है। और मैं समझता हूं कि हमारे कोर्टों को सिर्फ ये नहीं कहना चाहिए कि इनकी जो गिरफ्तारी थी वो गलत थी, बल्कि ये उससे आगे बढ़ के ये कहना चाहिए कि जिन लोगों ने गलत ये इकदाम लिया है उन पर मुकदमा चलाया जाए।
अहमद जावेद साहब, क्या इस बात का कोई प्रेसिडेंस मिलता है कि ये जो मुतालबा कर रहे हैं अनवर हुसैन साहब के सिर्फ अदालत ने इंसाफ किया, बहुत वेलकम जैसा उनका कहना है, लेकिन जिन लोगों ने जल्दबाजी में इकदाम किया, एक खास तबके की, एक खास जमात की शबी को मुतासर किया, क्या उनके खिलाफ भी कोई कार्रवाई हो सकती है, हुई है पहले कभी? बिल्कुल हुई तो नहीं है, लेकिन हो सकती है और होना चाहिए, ये मुतालबा करना चाहिए। लेकिन असल सवाल ये नहीं है कि कोई एक अहलकार ने या कोई किसी पुलिस वाले ने जाकर के अपनी फौज के साथ किसी मस्जिद पर हमला कर दिया या किसी गैर मुल्की मेहमान को या मेहमान खाने से, होटल से उठा लिया या इस तरह का किया। उन सब के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और लेकिन उससे भी ज्यादा अहम बात यह है कि ये जहर ऊपर से फैल रहा है, नीचे से नहीं। नीचे तो 70-75 साल से, जब से ये मुल्क आजाद हुआ और उससे पहले से ही नीचे से फासिज्म बढ़ने की कोशिश कर रहा था। लेकिन जिस तरह से ऊपर से आने वाला पानी, हिमालय से पानी आता है और हिंदुस्तान की कई रियासतों को ले लेता है अपने लपेट में, इसी तरह से ये ऊपर से आने वाला पानी है, ऊपर से बहने वाला पानी है फाशिज्म का, जिसमें दो ताकतें बहुत मजबूती से लगी हुई हैं। एक तो मुल्क का जाहिर है कि बरसरे इख्तदार तबका, जैसा कि उन्होंने कहा, उनको इसकी अखलाकी जिम्मेदारी लेते हुए अपने ओहदों से इस्तीफा देना चाहिए। वो गैर जिम्मेदाराना हरकतें ऐसी खुली की हैं, पूरी दुनिया में रुसवाई कराई है उन्होंने मुल्क की। ये अलग अलग मुल्कों के मेहमान थे हमारी ये जो सयाहत की इंडस्ट्री है उसे अरबों खरबों का नुकसान किया है। इसका असर बहुत दिन तक इस मुल्क की मईशत पर रहेगा। जो इन्होंने जो हरकतें की और जो गैर जिम्मेदारी की, और शायद वोट के लिए किया या शायद मसाइल को अपनी तरफ से हटाने के लिए किया। दूसरा तबका जिसे जिम्मेदारी लेनी चाहिए और माफी मांगना चाहिए इस मुल्क से और इस कौम से, और जो सबसे ज्यादा जिम्मेदार है तो वो मीडिया का वो तबका है जो गुन्नों से भर गया है। मीडिया में ये बुल्ली मैंस जो आ गए हैं, जो पहलवानों की तरह आवाज लगाते हैं और दलालों की तरह जैसे लगता है कि वो कुछ बेच रहे हो चौराहे में खड़े होकर, ये बदमाश जो हैं इन्होंने ज्यादा माहौल बनाया। और हाई कोर्ट के उस फैसले में भी इसका जिक्र है कि उनके माहौल बनाने से पुलिस उकसावे में आई और उन्होंने ये हरकतें की। तो ये दोनों जो ऊपर से जिम्मेदारी, आपका कहना है कि जिन लोगों ने भी अपनी जिम्मेदारी से आगे बढ़कर या उससे अलग हटकर काम किया, उस पर सवाल उठ रहा है। असफर शमसी साहब को मेरी आवाज मिल पा रही है? असफर साहब को मेरी आवाज नहीं मिल पा रही है। उबैदुल्लाह कासमी साहब, एक सवाल अब यहां से आगे ये पैदा होता है कि जो कुछ हुआ, अब मुतालिबात क्या हैं, किसे माफी मांगना चाहिए, किसे माफी नहीं मांगना चाहिए? दिल्ली की जो हुकूमत है वहां पर केजरीवाल साहब हैं, उस हुकूमत की तरफ से भी कई बार ब्रीफिंग हुआ करती थी। बहरहाल अब सवाल ये पैदा होता है कि यहां से आगे क्या तबलीगी जमात के अराकीन जो हैं उनमें एक तरह का डर खौफ बैठ गया है? क्या उन्हें लगता है कि हम कभी भी किसी भी शहर में किसी भी मोड़ पर पुलिस हमें आकर पकड़ सकती है? या ये जो तमाम फैसले अब एक के बाद एक आ रहे हैं, इससे एक नया हौसला उन्हें मिलेगा कि अगर वो कानूनन सही है, आइन के रूह से उनका काम अगर सही है, तो वो इसमें आगे मजीद जो है हौसले के साथ लगे रहेंगे? देखिए, मुसलमान जो है वो अल्लाह के सिवा किसी से नहीं डरता है, और तबलीगी जमात भी अल्लाह के सिवा किसी से नहीं डरती, और उनके लोग अल्लाह पर यकीन करके एक जगह से दूसरी जगह फिरते हैं, अपनी जान, अपना माल, अपना वक्त लगाते हैं। लिहाजा तबलीगी जमात के अंदर इस गिरफ्तारी को लेकर या तबलीगी जमात की जो बदनामी हुई और कोरोना वायरस से जिस तरीके से एक साजिश के तहत और सियासी गरज और मकसद हासिल करने के लिए कोरोना से जोड़ दिया गया, उससे तबलीगी जमात की नकलो हरकत पर और उनके काम पर, उनके इरादों पर जर्रा बराबर ही फर्क नहीं पड़ा है। इसलिए कि जमात अल्लाह के वास्ते फिरती है, अल्लाह के बंदों को अल्लाह के घर से, मस्जिद से जोड़ती है। सबसे अफसोस की बात यह है कि अभी जिस तर्जमान हमारे साहब ने कहा कि वोट बैंक की सियासत, तो जितना वोट बैंक की सियासत बीजेपी सरकार ने किया है और कर रही है, दूसरे मुद्दों पर तो सियासत हो सकती है, लेकिन बीमारी को भी इन्होंने नहीं छोड़ा। और कोरोना वायरस जो एक आलमी वबा है,
उसको जो है मुसलमानों से तबलीगी जमात से जोड़ दिया और अपनी सियासी गरज और सियासी साजिश के तहत इसका इस्तेमाल किया। पूरे मुल्क में तबलीगियों को जो है निशाना बनाया गया, नफरत की एक हवा चली। हालांकि यहाँ का आम हिंदू अभी भी मोहब्बत और भाईचारगी के साथ रहता है मुसलमानों के साथ, कहीं किसी के अंदर नफरत नहीं है। असल में नफरत ऊपर से आती है और ऊपरी सतह से अवामी सतह तक वो नफरत आती है, लेकिन नफरत और फिरका परस्ती के ये जहर अभी भी इस मुल्क की जो गंगा जमनी तहजीब है, हिंदू मुस्लिम एकता हर आपसी भाईचारगी है, वहां इसका असर अभी भी उस पैमाने पर नहीं हुआ जिस पैमाने पर ये लोग ले जाना चाहते हैं। असफर शमसी साहब को मेरी आवाज मिल पा रही है क्या? जी, आपकी आवाज मिल रही है। असफर साहब, बेशक जैसा हमारे जो पैनलिस्ट मौजूद हैं सबका यह कहना है कि यह सब कुछ सियासी दबाव भी बहुत ज्यादा अमल दखल रखता था, जिसके नतीजे में बहुत जल्दबाजी में ऐसे इकदाम किए गए जिससे खास जमात, खास तबके के शबी को जबरदस्त नुकसान पहुंचा। क्या आपको भी लगता है कि सियासत का अमल दखल इसमें था? बिल्कुल नहीं। पहले तो मैं वही बात कह रहा था, तसल्ली से सुनिए एक मिनट। ये जितने भी सियासी जमात हैं या अपोजिशन पार्टीज हैं, कांग्रेस हो या राजद हो, इनको तो पहला फोबिया बीजेपी का है और दूसरा फोबिया नरेंद्र मोदी जी का है। अब ये जनता के जनादेश से मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं, इनकी इससे तो बने नहीं है। अब सवाल ये पैदा होता है कि जब इस तरह के हालात हुए और पूरी दुनिया में ये हालात हुए, ये कोई हिंदुस्तान में नहीं हुआ, तो जब कोरोना वॉरियर के रूप में और हिंदुस्तान के अंदर बहुत बढ़िया ढंग से उसको WHO के डॉक्टर डेविड नैब्रो ने भी इस बात को स्वीकारा कि भारत के वजीर आजम ने 100 समय लॉकडाउन किया और उसमें हम लोगों ने कामयाबी हासिल की। असफर साहब, बात को थोड़ा देखिए, वक्त की कैद रहती है, आप बात को फैलाइए नहीं ज्यादा। मेरा सवाल जो उसका जवाब दीजिए प्लीज, मैं गुजारिश करता हूं आपसे। सवाल सीधा ये कि क्या इसमें सियासत कारफरमा थी? नहीं थी? कोई नहीं, बिल्कुल नहीं। सियासत क्यों रहेगी इसमें भाई? सियासत क्यों रहेगी? सवाल ये पैदा होता है कि ये लोग ऐसा कर रहे हैं, इनकी जहनियत ऐसी है, तो इनको कौन कहेगा? राजद वाले से आप पूछेंगे, कांग्रेस वाले से पूछेंगे, इनको तो बेचैनी है। अब सवाल ये पैदा, मैं जो पहले बात कर रहा था कि कुछ लोग कटघरे में हैं और उसके चलते पूरी कौम बदनाम हो रही, ये भी सच्चाई है। जब न्यायालय फैसला करता है हम स्वागत करते हैं, इनको किसी चीज पे यकीन नहीं है, क्यों पॉलिटिकल हावी रहे? अनवर हुसैन साहब सीधा निशाना अपोजिशन पर है, आरजेडी पर है। अब जी, इन बहुतान तराशुओं का, इल्जाम तराशुओं का क्या जवाब दिया जाए? अगर आदमी बेगैरती और बेशर्मी की इंतहा पे हो, उसकी आंखें नहीं देख पा रही कोई चीज को, तो इसका जवाब नहीं है। सीधी बात है कि इस मुल्क के अंदर कोरोना को इंपोर्ट किया गया था ट्रंप के जरिए, ट्रंप को बुलाकर। जब कोरोना बहुत तेजी से सारी दुनिया में फैल रहा था और दुनिया में दहशत फैली हुई थी, उस जमाने में ट्रंप को यहां बुलाया गया और कोरोना वायरस को फिर आड़ में अचानक जो है इन्होंने पूरी लॉकबंदी का ऐलान किया। उसके नतीजे जो देखने हैं वो पूरा देश देख रहा है, पूरी दुनिया देखती रही है। उसके बाद दो लोगों को निशाना बनाया उन्होंने, सीए के खिलाफ जो तहरीक चल रही थी उसको निशाना बनाया और तबलीगी जमात को निशाना बनाया। यह सोची समझी साजिश का और हिकमत का हिस्सा था। ऐसी क्या वजह है कि इतने सारे हाईकोर्टों में कोई भी हाईकोर्ट जो है अभी तक हुकूमत को इस मामले में कोई रिलीफ नहीं दे रहा है कहीं पर? बात पार्टी की नहीं है, बात पार्टी की नहीं है, ना राजद की है ना कांग्रेस की है, बात है फिरकापरस्त ताकतों की कि इस बीमारी को भी फिरकापरस्ती के लिए इस्तेमाल किया गया। इस बीमारी को भी आपकी पार्टी ने नफरत फैलाने के लिए इस्तेमाल किया। देखिए, आपकी पॉलिसी से पूरे हिंदुस्तान की रुसवाई हुई है, पूरा देश बदनाम हुआ है। पूरा तबलीगी जमात मामूली जमात नहीं, एक इंटरनेशनल जमात है, सारी दुनिया में इसके शाखे फैले हुए हैं और आप लोगों की हरकत ने पूरे हिंदुस्तान को बैनुल-अक़वामी पैमाने पर रुसवा किया है, शर्मिंदा किया है। हमारे सर झुक जाते हैं जब हमसे बाहर वाला कोई पूछता है कि तुम्हारी इस तरह से इल्जाम तराशियां होती है, आप तो उस पार्टी से बिलोंग करते हैं जिसका धर्म झूठ बोलना है। असफर शमसी साहब, आप उस पार्टी से बिलोंग करते हैं जिसका धर्म झूठ बोल रहा हो, जिसके आधार झूठ पे हो, जिसकी आधार नफरत पे हो। आप नफरत और झूठ फैलाने वाले लोग हैं। आप कांग्रेस का नाम न लीजिए, आप आरजेडी का नाम न लीजिए, आप गांधी का नाम न लीजिए, आप जिन्ना का नाम न लीजिए, आप मौलाना आजाद का नाम न लीजिए।
वोट हाँ। की चौधराहट कर रहे थे, सीए किसी कौम के खिलाफ नहीं था। डाइवर्ट तो आपने लेकिन किया। आप लोग डाइवर्ट कर रहे थे CA असफर को। शमसी साहब, उसी डाइवर्ट तरह आपने किसान किया। आंदोलन को डाइवर्ट कर रहे हैं। आपने कोरोना के इशू को अरे आप मासूम डाइवर्ट करते मुसलमानों हैं। को जेलों में आप लोगों ढकेलने ने का CA और उनके के खिलाफ मुद्दों को नफरत फैलाने का डाइवर्ट इस्तेमाल करने की किया। कोशिश की। आप लोग के अंदर शर्म नहीं है, हया नहीं है। अरे और- आपको शर्म और आनी चाहिए। भूलिए नहीं, शर्म तो भूलिए आपको आनी नहीं चाहिए। कि जब मुसलमान अपने गरीबों में झांक के देखिए। नहीं, आपकी पार्टी शर्म आपको मुसलमानों को आनी जो चाहिए। सूली पर पढ़ाने की कोशिश की जा रही है, उससे आप भी कल नहीं बचेंगे। उससे कल आप भी नहीं बचेंगे। शर्म आपको ना आनी आप चाहिए। बचेंगे। अपने गरीबों में झांक के देखिए। सीए किसी कौम के खिलाफ नहीं था, लेकिन आप लोगों ने मुद्दों से हट के डाइवर्ट करके सीए किसी CA को कौम के मुसलमानों खिलाफ था या नहीं था, बताया। लेकिन आप सीए के किसान खिलाफ आंदोलन एहतजाज क्या करने बात का आप कुछ लोगों करेंगे को साहब? था कि नहीं था। अरे नहीं चलेगी चौधराहट अब आपकी। मुसलमान आपके बहकावे में आने वाला नहीं है। तो किसान आंदोलन भी आपकी कमल हो गया। चौधराहट नहीं चलेगी। नहीं, किसान आंदोलन भी कमल हो गया। किसान आंदोलन भी खालिस्तानी हो गया। किसान आंदोलन भी तालिबानी। देखिए, मुझे लगता है हम लोग थोड़ा मौजू से थोड़ा भटक रहे हैं। मैं असफर शमसी साहब, अनवर हुसैन साहब दोनों से गुजारिश करूंगा कि थोड़ा सा हम लोग इस मौजू पर रहें और वक्त की चूंकि थोड़ी कैद रहती है। मेरा सवाल उबैदुल्लाह कासमी साहब से फिर से एक बार होगा। कासमी साहब, क्या इसी तरह से इल्जाम तराशियों से काम चलता रहेगा या मुल्क के माहौल को अब यहां से आगे और बेहतर करने के लिए, अगर जैसा कि आप लोगों का कहना है कि ये एक जहर है जिसका नतीजा था, उस जहर का काट क्या है? उबैदुल्लाह कासमी साहब। जबकि ये किसी कौम के खिलाफ नहीं था, उसी तरह किसान आंदोलन उबैदुल्लाह कासमी साहब को मेरी आवाज नहीं मिल पा रही है और जी। हट जाते हैं और मुद्दे हैं नहीं इनके पास। ये विकास को स्वीकार नहीं कर सकते। ये इसलिए नहीं स्वीकार। चलिए, कुछ थोड़ी सिग्नल्स की प्रॉब्लम आ रही है। बहुत बहुत शुक्रिया वैसे आप तमाम मेहमानों का इस खास मौजू पर अपनी बात रखने के लिए। और सबसे अहम पहलू ये है जो हमारे पैनलिस्ट ने इस पर यह कहा है कि ये चाहे किसी की सोच या साजिश रही हो, लेकिन पुलिस ने बेशक जल्दबाजी में इकदाम किया और उसका नतीजा है कि तमाम अदालतों में ऐसे मुकदमात खारिज हो रहे हैं। उम्मीद करनी चाहिए कि जो शबीह बिगाड़ने बनाने का शायद जो खेल चल रहा था वो बेकार साबित होगा। बहुत शुक्रिया। आदाब। घुटना, कंधा या कमर,